हेलो दोस्तों, FDIT यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो अभी तक हमने पेपर सोल्व कर लिए हैं। और इससे पहले इस पेपर का हमारा 5वां पेपर है। इससे पहले मैंने 3 पार्ट सोल्व कर लिए, 75 तक क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, अभी तक जिसने 3 पार्ट नहीं देखे वो जाकर 3 पार्ट देखे। और आज हम जो पार्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अगला जो पार्ट है, अगला जो चैप्टर उसका है, तो वो है हमारे 76 नंबर से क्वेश्चन। तो आज वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। देखो, किसी दिए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ संयोजन में स्वयं को परिवर्तित करने की किसी डायपोल की क्षमता का मापक क्या है? डायपोल गति, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय बल और चुंबकीय इंडक्टेंस और चुंबकीय विभव। ठीक है, तो जो डायपोल की क्षमता मापक होता है वो किसके अंदर होती है? डायपोल गति के अंदर। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 77। निम्नलिखित में से क्या एक पैरामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है? तांबा, चांदी, टेंटुलम, सोना, कोबाल्ट। तो जो पेरा, फेरा, डाया 3 प्रकार के हमारे मैग्नेटिक पदार्थ होते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो आप इसके अंदर क्या पूछ रहा है? पैरा। और पैरा पदार्थ जो है, ठीक है, इसमें क्या है? टेंटुलम। तो ये होते हैं फेरो, लोह है, अनुप्रति। इनका जो नाम होता है वो होता है, एक तो होता है लोह है, अनुप्रति। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं जिनको हम बोलते हैं फेरो, पेरा, डाया। ठीक है, फेरो, पेरा, डाया, इस तरह के 3 प्रकार। तो ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 78। किसी पदार्थ का गुण जो सरलता की व्याख्या करता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स भाग में स्थापित करता है, खालिस्तान व कोरोसिटिव, रिटेनेटिव, रिलेक्टेंट, पारगम्यता, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो कह रहा है कि किसकी व्याख्या होता है, मैग्नेट फ्लक्स के भाग में स्थापित किया जाता है, तो वो क्या होती है? पारगम्यता। क्या होती है? पारगम्यता। सी इज राइट आंसर। परमेलय का मुख्य भाग हो, परमेलय का मतलब होता है कि 2 मिश्र धातु, तो कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन, निकिल और स्टील। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाता है? परमेलय का मुख्य भाग जो होता है निकिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखो कि किसी तत्व जिसकी पारगम्यता इसके मुक्त स्थान की तुलना में कम होती है वह खालिस्तान है। फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, बाइपोलर, पैरामैग्नेटिक, नॉन स्टिक। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़े थे फेरो, पेरा, डाया। ठीक है, तो जो डायामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है, इसकी क्या होती है? 1 से कम होती है। क्या होती है? 1 से कम होती है। सबसे ज़्यादा होती है वो होती है पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के। ठीक है, जो होती है 1 से 1000 तक। ठीक है, ये होती है, इसमें 1000 से ज़्यादा भी होती है, जैसे 5000 तक। ठीक है, कहीं कहीं ऑप्शन में 7000 तक भी दिया होता है। तो ये होती है। इसमें क्या होता है कि 1 से अधिक। ठीक है, क्या होती है इसकी? 1 से अधिक। तो ये पूछ रहा है कि तुलना में कम किसकी होती है? तो जो सबसे कम होती है डायमैग्नेटिक पदार्थ की। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 21 देखो, निम्नलिखित में से क्या परम उपकरण का उदाहरण है? वोल्ट मीटर, एमीटर, एम्पियर ओवर मीटर, वाट मीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। जो परम उपकरण होता है, ठीक है, वो होता है हमारा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। क्या हो जाएगा? ई इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। परमेबिलिटी का उत्क्रम होता है रिलेक्टिविटी, ससेप्टिबिलिटी, कंडक्टेंस, परमिटिविटी, रिएक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस जो होता है जिसे हम किससे कहते हैं? G1/R। ठीक है, ये हो जाएगा। और जो परमिएबिलिटी होती है वो क्या होता है? ससेबिलिटी। ठीक है, परमिएबिलिटी किसका होता है? 1/ससेबिलिटी। ठीक है, और ये हो गया। तो इसी प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा। ठीक है, सेसिबिलिटी को शायद बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। और रिलक्टेंस को जो होता है हमारा, उसको RM या फिर एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखो 83। यदि कोई कैपेसिटर 10 वोल्ट पर 0.24 कूलाम का चार्ज वहन करता है तो इसकी धारिता क्षमता खालिस्तान होती है। देखो,
ये पूछ रहा है धारिता, मतलब सी का मान पूछ रहा है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन सोल्व करवाए थे कि क्या होता है Q बराबर सी वी, इसका फॉर्मूला होता है। तो हमें C याद करना है, तो C बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन P। ठीक है, तो Q का मान हमें कितना दिया है 0.24 और नीचे हमारे 10, तो पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगी। ठीक है, अब बराबर इक्वल करते हैं तो इनको 0.0, फिर यहाँ 0 उतारते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 से 2 गई और इसमें जब भाग दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 4। तो जो आंसर है इसका, फेरेड कैपेसिटर की मात्रा किस में आती है फेरेड में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट देखो 84 क्वेश्चन नंबर देखो, यदि 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हैं तो समान धारिता का मान खालिस्तान होगा। अगर श्रेणी में समान मान के जुड़े हुए हैं तो कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी टी बराबर, ठीक है, सी इंटू एन, सॉरी सी अपॉन एन, क्या हो जाएगा सी अपॉन एन। तो कितने जुड़े हुए हैं 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हैं तो समान धारिता क्या होगी। ठीक है, यदि 10 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो समान धारिता क्या होगी। ठीक है, तो एक बात तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, डी इज राइट आंसर। देखो कि समान मान के यानी 10 दिए हुए हैं, 10 माइक्रोफैराड के हैं, कितने 10 इंटू 10 की घात -6, तो माइक्रोफैराड से तो हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये दिया हुआ है कि समान धारिता मान है, तो अब समान मान के कितने हैं, ठीक है, तो 3 का भाग देंगे तब इसके अंदर क्या आ रहा है 3.333 माइक्रोफैराड आता है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, यदि हम बात करें तो वही होता है, क्या होता है Q बराबर सी वी। ठीक है, क्या होता है Q बराबर सी वी, इसका फॉर्मूला होता है, तो उससे निकल जाएगा ये। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में इसका क्या है 3.33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो कि गॉस का जो नियम होता है, ठीक है, किसका, गॉस का जो नियम होता है वो किस पर लागू होता है। फील्ड के लिए एक अनंत चार्ज शीट से लंबे सीधे तार के कारण, फील्ड के लिए एक अनंत चार्ज शीट के कारण, फील्ड के लिए पॉइंट चार्ज के कारण, फील्ड के लिए पूर्ण तरह से चार्ज किए गए वलयाकार के कोण, इन सभी। तो इससे पहले इससे पीछे जो क्वेश्चन वो पेपर सोल्व करवाया था उसके अंदर भी आता है, ये रिपीट होकर क्वेश्चन। तो इसमें क्या आता है, सभी पे ये क्या करता है, कार्य करता है गॉस का नियम। यदि किसी कैपेसिटर की समांतर प्लेटों का अलगाव बढ़ जाता है तथा धारिता पर क्या प्रभाव होगा, समान रहेगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना घट जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी 2 गुना हो जाएगी। जो कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक है, क्या होता है A बाई डी। ये कह रहा है कभी सब अलगाव, मतलब इसके जो डाइलेक्ट्रिकल का मान होता है वो क्या होता है बढ़ा देते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखो 87 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस समय जब फ्यूज लिंक को गलाया जाता है, ठीक है, गलाया जाता है, उससे लेकर ओवर करंट में व्यवधान डाला जाता है, तब तक के समय की मात्रा खालिस्तान है। आर्किंग का समय, ठीक है, आर्किंग का समय, समाशोधन समय, पिघलने का समय, आरंभिक समय, लापरवाही का समय। ये कह रहा है कि जब समय फ्यूज लिंक को गलाया जाता है उससे लेकर ओवर करंट में व्यवधान डाला जाता है तक की उस मात्रा को क्या कहते हैं, आर्किंग समय कहते हैं। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, किसी उपभोक्ता का संपर्क किया गया लोड, इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, देखो किसी उपभोक्ता का संपर्क किया गया लोड 3 किलोवाट है और उसकी अधिकतम मांग 1.5 किलोवाट है, तो उस उपभोक्ता का द्वारा मांग कारक क्या होगा। देखो मांग कारक का फॉर्मूला होता है, मांग कारक
कारक बराबर अधिकतम मांग बटा संयोजन लोड। ठीक है, क्या होता है? संयोजन लोड। अब देखो अधिकतम मांग जो दी हुई है वो कितनी हुई है, कितनी दी हुई है? 1.5। कितनी दी हुई है? 1.5 बटा संयोजन लोड कितना है? 30। कितना है? 30। ठीक है, तो इसको काट देता हूँ, 5 तिया 15 और 5 6 30, तो ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को हटाऊंगा मैं, 0 3 एकम 3 3 दूनी 6 20 हो गया। ठीक है, तो 1 बटा क्या होते हैं? 20 हो रही है। 1 बटा 20 हो रहा है, तो मुझे ये बताओ कि हम इसको सोल्व कर रहे हैं आगे, तो ये जाएगा नहीं, ये 0, यहाँ पॉइंट लगा देंगे इसका। अब इसमें फिर नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ 0, तो यहाँ 0 उतार दिया, तो 0 से 0 2 पंजे 10। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज राइट आंसर। एक मिनट, कहाँ गलती की हमने? ठीक है, वो फॉर्मूला हो गया था। अब फॉर्मूला के बाद देखो 1.5 बटा 30। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। तो यहाँ ये पॉइंट था, इस पॉइंट को हटाएंगे, 0 हो जाएगा, बराबर पॉइंट, यहाँ 0 उतार दिया। ठीक है, यहाँ 0 उतार दिया, तो 0 से 0 कट गया और 2 पंजे 10। तो ये क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। ठीक है, ये इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो जो होगा वो यही होगा, क्योंकि देखो इधर ये 0 से 0 काट दिए। देखो कि मैं आपको बताऊं कि हाँ, इस पॉइंट को उठाए, यहाँ 0 लगा दिया। अब इसमें नहीं जाएगी, तो यहाँ क्या है? डॉट लगाए, नहीं जाएगा तो यहाँ 0 उतार दिया। फिर यदि इसमें नहीं जा रहा, तो यहाँ 0 उतारेंगे, तो यहाँ भी 0 आएगा, तो 20 पंजे 100। तो इसका राइट आंसर तो यही होगा। इसमें जो राइट आंसर मान रखा है वो हो जाएगा सी इज राइट आंसर। ठीक है, मैंने सॉल्यूशन करके बता दिया। एक बार आप भी इसको सोल्व करना, आपका क्या आंसर आ जा रहा है कमेंट बॉक्स में करके एक बार जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी ट्रांसमिशन लाइन के समान सर्किट में धारिता खालिस्तान के कारण होती है। लाइट करंट के लाइन के विभव के अंतर को करंट के लीकेज, चुंबकीय फ्लक्स की उपस्थिति, सी और डी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लाइन विभव के अंतर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, कह रहा है स्कॉट संयोजन में टीजर के आर पार वोल्टता खालिस्तान द्वारा मुख्य आपूर्ति में बढ़ाती है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? 90 डिग्री। 91 नंबर देखो, संतुलित परिचालन के लिए टीजर ट्रांसफार्मर को खालिस्तान फेरों के अनुपात को 2:1 में, 1.732:1 में, 1.414:1 में, 1:1 में, 1.866:1 में। तो जो संतुलित टीजर ट्रांसफार्मर होता है उसका जो अनुपात रखा जाता है वो होता है 0.866:1 में। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? ई इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे देखो, क्वेश्चन नंबर है हमारा 92। 3 कला परिणामित्र की डेल्टा स्टार संयोजन की स्थिति में प्राथमिक लाइन वोल्टता में सापेक्षिक द्वितीय को लाइन वोल्टता होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री लैगिंग, 30 डिग्री लैगिंग, 30 डिग्री लीडिंग, 60 डिग्री लीडिंग, 60 डिग्री लैगिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाएगा स्टार जो डेल्टा होता है। ठीक है, डेल्टा स्टार जो होता है उसे 30 डिग्री लीडिंग होता है। डेल्टा स्टार संयोजन में निवेश में क्या लाभ है? द्वितीय वोल्टता का कोई विरूपण नहीं होता, दीर्घ असंतुलित भार को संभालता, 3 फेज 4 तार प्रणाली को प्रयुक्त करता है, प्राथमिक पक्ष के अनुप्रस्थ काट कम आवश्यकता होती है, इन सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डेल्टा स्टार के लिए सभी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 94 देखो क्या कह रहा है। 94 कह रहा है कि संपन्नर परीक्षण में एक परिणामित्र की द्वितीय के स्थान पर द्वितीय के स्थानीय परिपथ में कुल वोल्टेज खालिस्तान 0 के बराबर, प्रत्येक द्वितीय में प्रेरित ईएमएफ का दुगना, प्रत्येक द्वितीयक में प्रेरित ईएमएफ के समान, प्रत्येक द्वितीयक में प्रेरित ईएमएफ का वर्ग, प्रत्येक द्वितीयक में प्रेरित ईएमएफ का 4 गुना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाता है? ए इज राइट आंसर, 0 के बराबर। नेक्स्ट देखो, परिणामित्र में स्लेजिंग का प्राथमिक कारण क्या होता है? तेल में उपस्थित नमी, टंकी के अंदर उपस्थित धूल, तेल का ऑक्सीकरण, तेल का वाष्पीकरण, तेल में उपस्थित धूल के कण। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हो जाए तेल का ऑक्सीकरण, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखो,
कि निम्नलिखित में से कौन से परीक्षणों को दो समान परिणामी उत्तरों की आवश्यकता होती है? बैक टू बैक परीक्षण, खुला पथ परीक्षण, लघु पथ परीक्षण, ए व बी दोनों, ए और सी दोनों। तो जो दो समान परिणामी उत्तर उसे कहते हैं बैक टू बैक परीक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखो कि परिणामित्र, ठीक है, क्या है? परिणामित्र के श्वासी में प्रयुक्त रसायन क्या होता है? जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसके ब्रीदर में क्या रखा जाता है? एस्बेस्टोस फाइबर, सिलिका रेत, सिलिका जेल, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट। तो जो आपका ब्रीदर होता है उसमें सिलिका जेल को रखा जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। परिणामित्र में लघु परिपथ परीक्षण के दौरान लोह हानि नगण्य होती है क्योंकि द्वितीयक पक्ष में विद्युत धारा नगण्य होती है, द्वितीयक पक्ष पर वोल्टेज परिवर्तित नहीं होता, प्राथमिक पक्ष पर आरोपित वोल्टेज निम्न होती है, परिणामित्र को पूर्ण भार विद्युतीय धारा की आपूर्ति नहीं होती है, सी ओ डी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। प्राथमिक पक्ष पर आरोपित वोल्टेज निम्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 99 देखो, एक सजीव विद्युतीय अग्नि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक यंत्र होता है? सजीव का मतलब हो रहा है यहाँ जीवित तार की बात कर रहा है, ठीक है, जीवित तार, और जिसे हम बोलते हैं फेज तार, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो फेज तार की बात कर रहे हैं। तो इसमें CO2 अग्निशामक यंत्र, जल, शुष्क रसायन, फोम, इनमें से कोई नहीं। तो जो सजीव तार के लिए प्रयोग करते हैं वो होती है हमारी अग्निशामक यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, आज का अंतिम क्वेश्चन है। खालिस्तान एक स्विच जो दो बिंदुओं पर संयोजित परिपथ को खोलता है। दोहरा ब्रेक स्विच, दोहरा थ्रो स्विच, हॉर्न गैप स्विच, केंद्रीय बैक स्विच, एक ध्रुव स्विच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोहरा ब्रेक स्विच, ठीक है। जो ये क्या कह रहा है कि एक स्विच है जो दो बिंदुओं पर संयोजित परिपथों को खोलता है, मतलब इस तरह ये होता है, यहाँ हैंडल होता है, तो इसको क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाता है, फिर ये वापस आप नीचे करते हो तो ये नीचे हो जाता है। तो ये थे हमारे इस पेपर के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पेपर आपके कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि आपका नेक्स्ट पेपर कौन सा है, और तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं उसमें वीडियो को भेजें। और इस पेपर की PDF पाने के लिए FDIT टेलीग्राम को ज्वाइन करें और वहाँ इस पेपर की PDF को आप प्रोवाइड करें, ठीक है। आपको सभी पेपरों की PDF उसी टेलीग्राम पर मिलेगी जो लंबे समय तक सेव रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।